जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल का न्यूमेरिकल करेंगे जो कि 11th चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के लिए। सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट सम। जो पहला सम है वो है व्हेन अ प्लेट ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ साइज, ये डायमेंशन दिया हुआ है हम लोग को, लेंथ ब्रेथ और थिकनेस। तो लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 0.5 सेंटीमीटर एंड हाइट या थिकनेस जो है वो 0.2 सेंटीमीटर है। इज लोकेटेड इन अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ, ये हमें क्या दिया है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से। तो एच मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज गिवन टू अस, एच इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 10⁴ एम्पियर पर मीटर एंड देन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग एम नेट से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एम मैग्नेटिक मोमेंट, एक्चुअली कहीं कहीं हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और कहीं कहीं हम स्मॉल एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें यहाँ पे स्मॉल एम का वैल्यू दिया है 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर is induced in it. Find out the magnetic induction in the rod. हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, दैट इज एम नेट अपॉन वी। वी इसका वॉल्यूम है और एम नेट हम लोग को दिया हुआ है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। मैग्नेटाइजेशन दैट इज एम इज इक्वल्स टू एम नेट, एम नेट जो ऑलरेडी हमें पता है कि ये हमारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड अपॉन वी। वी इज द वॉल्यूम, वी इज द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट या थिकनेस, यहां से हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। तो जस्ट वी कैन राइट ऑल द वैल्यूज नाउ, हम सारे वैल्यूज डाल देते हैं। तो एम नेट का वैल्यू कितना है, एम नेट का वैल्यू 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये टर्म हो जाएगा 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, यूनिट लिखने का जरूरत नहीं है, अपॉन वी। वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, बट ऑल आर इन सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ओवरऑल पहले हम इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करें इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तीनों टर्म्स हमारे सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर टू मीटर जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो 1 सेंटीमीटर इज 10⁻² मीटर, और सेंटीमीटर क्यूब करेंगे तो इसका होल क्यूब हो जाएगा जो कि 10⁻⁶ मीटर क्यूब आ जाएगा। तो ओवरऑल मैं यहाँ पे लिख दूं 10 इंटू 0.5 इंटू 0.2 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब हो गया ये। अब ओवरऑल इसका वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, ये 10 इंटू 5, 10 इंटू 0.5 हम लोग करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 इंटू 2 करेंगे तो 10, तो 1 आ जाएगा। ओवरऑल इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, राइट। इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। एक बार फिर से देख लें, 0.5 इंटू 10 करेंगे तो 5 आएगा, 5 इंटू 0.2 दैट विल बी 5 इंटू 0.2 दैट विल बी 1। तो 1 इंटू 10⁻⁻⁶, -6 ऊपर जाएगा, 1 का तो कुछ नहीं कर सकते, 1 है, और 10⁻⁻⁶ ऊपर गया तो 10⁻+6 हो जाएगा। तो 5 इंटू 10⁻⁶, ये एम नेट का वैल्यू आ गया 5 इंटू 10⁻⁶, ये एम नेट का वैल्यू आ गया। और इसका यूनिट क्या होगा, अगर यूनिट हमें देखना है तो ये एम्पियर मीटर स्क्वायर है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, और इसका जो है वो मीटर क्यूब है। तो 1 मीटर नीचे रह गया, तो एम्पियर पर मीटर, तो इसका यूनिट हम लिख दें एम्पियर पर मीटर। अब ये हमें मैग्नेटाइजेशन मिल गया। हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है कि देन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, ठीक है, ये मैग्नेटिक मोमेंट ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं, इज इंड्यूस, फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन इन द रॉड। तो मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट M प्लस एच। M क्या है, मैग्नेटाइजेशन, एंड H इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है वो H है। तो दोनों का वैल्यू हम यूज कर ले यहाँ पे,
एम और एच दोनों के वैल्यूज हम यहाँ पे डाल दे तो म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है हमें पता है। म्यू नॉट 4 पाई का वैल्यू 10⁻⁻7 होता है, तो म्यू नॉट कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो यहाँ मैं वैल्यू रख दूंगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इन ब्रैकेट m का वैल्यू कैपिटल M जो ऑलरेडी हमने निकाला है यहाँ पे 5 इंटू 10⁻6 5 इंटू 10⁻6 प्लस h का वैल्यू ऑलरेडी हमें दिया है, h का वैल्यू 0.5 इंटू 10⁻4 0.5 0.5 सॉरी 0.5 इंटू 10⁻4। तो इनको हम ऐड कैसे करें, दिस विल बी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और इसको हम लिख सकते हैं 500 इंटू 10⁻4 10⁻6 को हमने 100 में स्प्लिट कर दिया तो 500 इंटू 10⁻4 प्लस 0.5 इंटू 10⁻4। तो 10⁻4 इज नाउ कॉमन इन बोथ वन, दोनों में कॉमन है, उसको हम बाहर ले लेते हैं तो ओवरऑल आ जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 500.5 इंटू 10⁻4। अभी क्या किया 10⁻4 कॉमन ले लिया तो 500 प्लस 0.5 बिकम 500.5। तो ये ओवरऑल टर्म हम लोग को मिल गया। अभी 10⁻4 और 10⁻4 और 10⁻⁻7 ये हो जाएगा 10⁻⁻3। तो ओवरऑल हमें मिलेगा 4 पाई इंटू 500.5 इंटू 10⁻⁻3। तो इसका और भी हम वैल्यू डाल दें तो 4 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 500.5 इंटू 10⁻⁻3। जब हम पूरे का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऐसे भी देख लें, यहाँ पावर 10⁻⁻2 है और जब हम डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो -3 आ जाएगा, मतलब +3 इधर आ जाएगा -3 इधर आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएंगे और टेंटेटिवली हमें आंसर मिल जाएगा 0.634। मैं लिख देता हूँ 0.634, ये इसका आंसर हो गया। वेबर पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये या हम इसी टर्म को टेस्ला लिख सकते हैं, ये वेबर पर मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट टेस्ला। तो ये पहले पार्ट का पहले सम का आंसर हमें मिल गया। वी गेट द आंसर फॉर द फर्स्ट सम। ओके, नाउ वी विल सी फॉर द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम में क्वेश्चन हमें ध्यान से पढ़ना, रॉड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ क्रॉस सेक्शन, हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज लोकेटेड। अच्छा, मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ क्रॉस सेक्शन इज लोकेटेड एम्पियर पर मीटर, ठीक है, ये हमें मैग्नेटिक मोमेंट दिया है। ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, सॉरी, हाँ ठीक है, यहाँ हमें 4000 एम्पियर पर मीटर इसको बोला मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड हमें दिया हुआ है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड जिसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, तो H हमें दिया है 4000 एम्पियर पर मीटर, यहाँ पे मैंने लिखा है इसको। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो एरिया है 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 0.25 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। लेकिन इसका भी डेसिमल अगर शिफ्ट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ओवरऑल कितना हमने लिख दिया 25 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, दैट बिकम्स द एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द रॉड, यहाँ भी दिया मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द रॉड, मैग्नेटिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई, फाई का वैल्यू दिया है 25 इंटू 10⁻⁻6 वेबर। फाइंड आउट रिलेटिव परमेबिलिटी, हमें जो जो निकालना है, रिलेटिव परमेबिलिटी फाइंड आउट करना है,
मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालना है एंड मैग्नेटाइजेशन ऑफ द रॉड। 3 टर्म्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हमने ये जो गिवन पार्ट है सबका लिख लिया। तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। पहले हम मैग्नेटिक फ्लक्स से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें पता है मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज बी डॉट ए। तो बी डॉट ए दैट इज ए बी कॉस थीटा, और थीटा यूजुअली 0 अगर हम लोग रखते हैं तो कॉस 0 बिकम 1, तो ये हो गया बी डॉट ए बी ए। तो बी अगर हमें निकालना हुआ तो इट विल बी 5/a। बी क्या हो जाएगा 5/a। तो 5 इज द मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो मैग्नेटिक फ्लक्स और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों हमें दिया हुआ है। तो 5 का वैल्यू है 25 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन, इसको मैं वेबर लिख देता हूं, यूनिट हालांकि लिखते नहीं है, एनीवे अपॉन एरिया है 25 इंटू 10⁻⁻6। ये दोनों के वैल्यू सेम है। 5 का वैल्यू 25 इंटू 10⁻⁻6 और ये भी हमने निकाला है तो 25 इंटू 10⁻⁻6। ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा तो हमें 5 कितना मिल गया 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये हमें क्या मिल गया बी का वैल्यू मिल गया। अब नेक्स्ट जो है वो हमें फॉर्मूला पता है, B इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एच। अच्छा म्यू क्या है यहाँ पे, म्यू नॉट, हमें निकालना क्या है रिलेटिव परमेबिलिटी। परमेबिलिटी मतलब म्यू निकालना है, रिलेटिव परमेबिलिटी। तो B इंटू एच, एच क्या है हमारा, एच इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड हमें दिया है, B ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो म्यू वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम हियर। तो म्यू हम लोग देख लें, फॉर्मूला B इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एच। तो म्यू क्या होगा, म्यू जो है वो B/H हो जाएगा। म्यू क्या हो जाएगा, इट विल बी B/H। तो B का वैल्यू हमें दिया है, B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है, 1 है 1। तो 1 अपॉन H का वैल्यू 4000, राइट। H का वैल्यू कितना है 4000। तो म्यू का वैल्यू हमें मिला, म्यू का वैल्यू 1/4000, राइट। ये म्यू का वैल्यू मिल गया हमें। एनीवे तो मैं यही लिखता हूँ 1/4 इज 0.25 एंड 10⁻³ ये हमें म्यू का वैल्यू मिल गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ देयरफॉर म्यू इज इक्वल्स टू 0.25 इंटू 10⁻³ अच्छा ये कांस्टेंट है इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ओके ठीक है। एनीवे जस्ट आई एम नॉट राइटिंग द यूनिट एंड ऑल, इट बिकम 0.25 इंटू 10⁻³ लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी मतलब म्यू आर चाहिए। तो म्यू आर क्या होता है, म्यू बाई म्यू नॉट। म्यू आर क्या है, म्यू बाई म्यू नॉट। तो म्यू है हमारा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, सॉरी ये म्यू नॉट का वैल्यू है। म्यू का वैल्यू है 0.25 इंटू 10⁻³ अपॉन म्यू नॉट का वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं 0.25 इंटू 10⁻³ अपॉन इस टर्म को 4 पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 10⁻⁷। तो यहां से हमें म्यू आर का वैल्यू मिल जाएगा। तो म्यू आर का वैल्यू वैसे देखें हमें तो क्या मिलेगा, ये 10⁻⁷ ऊपर जाएगा तो 10⁻+7 हो जाएगा, +7 अच्छा थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें इसको हम, तो वी कैन राइट इट एज, हम इसको लिख सकते हैं, पावर ऊपर डाल दे तो ये टर्म हो गया 25 इंटू 10⁻⁵। मैं लिख देता हूं इसको 25 इंटू 10⁻⁵ अपॉन 4 इंटू 3.14
इंटू 10⁻⁻7। अब ये -7 ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा। यहाँ 2500 आ गया हमको 2500 अपॉन 4 इंटू 3.14। तो 3 4 जार 12। अगर हम 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो नियरली मतलब 2500 को अगर 12 से डिवाइड करते हैं, हालांकि ये 12 से ज़्यादा होगा, तो नियरली 200 आता है। ठीक है, तो 200 के आसपास आंसर आएगा, बट लेस देन 200 रहेगा। तो म्यू आर का वैल्यू हमें मिल जाएगा 199। तो हम यहाँ पे म्यू आर का वैल्यू 199 लिख देते हैं। म्यू का वैल्यू, ठीक है, म्यू आर का वैल्यू 199। जस्ट आई विल राइट म्यू आर का वैल्यू 199। दिस वी कैन गेट फ्रॉम हियर। अब अगला पार्ट हो गया इसी में। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है? नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है बी पार्ट में मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। साई है ये, दिस नोटेशन। तो हमें पता है रिलेटिव परमेबिलिटी इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी प्लस 1। तो साई क्या होगा? दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी विल बी म्यू आर माइनस 1। म्यू आर माइनस 1 हो जाएगा ये। तो सिंपली ये म्यू आर का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, दिस विल बी म्यू आर माइनस 1। म्यू आर का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, नियरली 198 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 198। तो ओवरऑल हमें क्या मिल गया? 198। सो साई का वैल्यू मिल गया। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी वी गेट 198। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। ओके, अभी तीसरे पार्ट में हमें क्या निकालना है? मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला है मैग्नेटाइजेशन इन मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इनटू दैट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड H। तो ऑलरेडी हमें दोनों टर्म्स पता है, सो दिस वी कैन राइट 198 इनटू H का वैल्यू ऑलरेडी हमने दिया हुआ है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज 4000। तो इसमें हम 4000 का मल्टीप्लाई कर दें इनटू 4000। सो ओवरऑल इट विल बी 3 zeros, 4 8s are 32, 4 9s are 36, and 3 39, and 4 1s are 4 3 7। दिस मच वी आर गेटिंग, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 7.92 इंटू 10⁵। ये हमें इसका वैल्यू मिल गया। इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर पर मीटर, ऑलरेडी एम्पियर पर मीटर। सो दिस सम वी कंप्लीटेड। ये सम हो गया। अभी अगले सम पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है द वर्क डन फॉर रोटेटिंग अ मैग्नेट विद मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट स्मॉल एम। हमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दिया है स्मॉल एम थ्रू 90 डिग्री फ्रॉम इट्स मैग्नेटिक मेरेडियन is n times the work done to rotate it through 60 डिग्री। बोल रहे n टाइम्स हो जाता है। यहां में दिया है द वर्क डन फॉर रोटेटिंग अ मैग्नेट विद मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m थ्रू 90 डिग्री फ्रॉम इट्स मैग्नेटिक मेरेडियन। 90 डिग्री से मैग्नेटिक मेरेडियन तक रोटेट करने के लिए जो वर्क डन लगता है दैट इज n टाइम्स द वर्क डन टू रोटेट थ्रू 60 डिग्री। तो वर्क डन टू रोटेट इट 90 डिग्री इज इक्वल्स टू n टाइम्स दैट इज वर्क डन टू रोटेट टिल 60 डिग्री। ये गिवन पार्ट है हमारा। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, हमें वह n निकालना है। तो हम लोग, अच्छा यहाँ दो एंगल है, θ1 हमें 0 दिया है और θ2 कितना है? 90 डिग्री। तो वर्क डन इन दिस केस क्या होगा? इस केस में वर्क डन क्या होगा? जब हम इसे कहां से कहां रोटेट कर रहे हैं? 0 to 90, पहला केस ये वाला वर्क डन टिल 90, ये वाला केस।
और बाद में हम 60 का निकालेंगे और दोनों को इक्वेट कर लेंगे n टाइम से, तो वी कैन गेट वॉट एवर वी रिक्वायर्ड। तो दोनों केसेस हम देख लें। तो पहले केस में हमें मिलेगा दिस पार्ट वी आर टॉकिंग, जब हम इसको कहां से कहां रोटेट कर रहे हैं, 0 to 90। तो वर्क डन का फार्मूला ऑलरेडी वी नो कि W इज mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो दोनों वैल्यूज ऑलरेडी हमें पता है, तो वी कैन राइट m तो m है, m b it is as it is into cos theta 1, that is cos theta 1 is 0 minus cos theta 2 is 90 डिग्री। तो cos 0 is 1, cos 0 क्या होता है, 1 होता है, माइनस cos 90 0 होता है। तो हमें ये मिला सीधा सीधा सिर्फ mb। तो w मिल गया mb। दिस वी विल टेक इट एज इक्वेशन 1 से। इसको हमने क्या ले लिया, इक्वेशन 1 ले लिया। दिस इज आवर इक्वेशन 1 से। अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं कि जब इसको 60 डिग्री तक रोटेट किया गया, कहां से, 0 to 60, तो वर्क डन क्या हुआ, उस वर्क डन को हमने लिख दिया W डैश इज इक्वल्स टू mb cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, बट थीटा 1 इज नाउ 0 एंड थीटा 2 इज 60 डिग्री। यही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है कि पहली बार थीटा 0 से लेके कहां तक रोटेट कर रहे हैं, टिल 90। और केस दिया है कि जब हम 0 to 90 रोटेट करते हैं, वो है n टाइम्स ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू रोटेट इट फ्रॉम 0 to 60 डिग्री। तो दूसरे केस में हम 0 to 60 ले रहे हैं, उसका वर्क डन देखें तो W डैश क्या होगा, इट विल बी mb in bracket cos 0 is 1 minus cos 60 is 1 by 2। cos 60 कितना होता है, 1 by 2। cos 30 is 1, sin 30 is 1 by 2, cos 60 is also 1 by 2, राइट। तो ये टर्म आ गया हमारा 2 minus 1 हाफ आ गया, तो इट बिकम्स mb by 2। इट इज W डैश, इट इज आर इक्वेशन 2। अच्छा, अब कंडीशन दिया है एक्चुअली हमें यहाँ, मैं इसको W के जगह W90 लिख सकता हूँ और इसको W60 लिख सकता हूँ, W डैश को W60 लिख सकता हूँ। तो आई कैन राइट, हमें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो हमें कंडीशन दिया है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 80 GC इन सॉल्ट, आई विल राइट 80 GC। क्या दिया है, W for 90 degree, work done required to rotate it from 0 to 90, that is the meaning of W90, is equals to n times of W60 degree। तो W90 is mb and n into W60 is mb by 2। तो mb इस केस में क्या हो गया, कैंसिल हो गए दोनों साइड से, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन के टर्म्स है। तो हमें फाइनली क्या मिला, हमें मिला n इज इक्वल्स टू 2। दैट वाज टू बी फाइंड आउट अस, जो हमें ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, तो आई होप ये समझा होगा। मेन पार्ट इसमें, इस सम में ये कंडीशन है जो हमें कंडीशन दिया हुआ है कि वो n टाइम्स है वर्क डन। तो दोनों का अलग अलग वर्क डन निकाला। जब इसको 0 to 90 रोटेट करना है तो थीटा 1 0 रखना है और थीटा 2 90 डिग्री रखना है। और दूसरे वर्क डन में जब इसको 60 तक रोटेट करना है तो कहां से कहां करना है, 0 से 60 डिग्री। और हम दोनों के कंडीशंस निकाल देंगे और उसके बाद अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो कंडीशन हम लोग को दिया है उसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमें n का वैल्यू मिल जाएगा। अभी चलते हैं अगले सम पे। अगला सम है हमारा, जस्ट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। तो हमें दो चीजें अच्छे से पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। ये दोनों वैल्यूज हमें पहले से पता होना चाहिए, अलग से कहीं से मतलब
चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। सो ये छोटी छोटी चीजें हमें दिमाग में रखनी है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है। एंड आगे दिया है सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस, रेडियस ऑफ ऑर्बिट दिया है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट r इज इक्वल्स टू 0.5 सॉरी 5.3 इंटू 10⁻⁻11। यहाँ मैंने लिख दिया है कि रेडियस जो है वो 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर है। विद द स्पीड ऑफ, आगे स्पीड भी दिया है, स्पीड है v का वैल्यू, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, सॉरी 2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड यहाँ पे दिया है। फाइंड द रिजल्टेंट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है एंड एंगुलर मोमेंटम निकालना है। दो चीजें, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है और एंगुलर मोमेंटम निकालना है ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमें जो जो दिया है वो हमने बता दिया पहले ही कि व्हाट इंफॉर्मेशंस आर गिवन। फार्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट के लिए, तो पहला पार्ट में यहां पे लिखता हूं फर्स्ट मैग्नेटिक मोमेंट, सिंस मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज m इज इक्वल्स टू EVR/2, ये वैल्यू हमें पता है। अच्छा, हम कभी कभी मैग्नेटिक मोमेंट को स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कभी कभी कैपिटल एल, मतलब वो डिपेंड ऑन द टेक्स्ट बुक। बट अगर मुझे पर्सनली रिप्रेजेंट करना हो तो मैं मैग्नेटिक मोमेंट को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करूं। तो मैंने यहाँ पे फिर से मैग्नेटिक मोमेंट को मैंने कैपिटल M लिख दिया, इट इज EVR/2। तो सारे वैल्यूज हमें पता है। तो E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और V का वैल्यू दिया है 2 इंटू 10⁻⁶, 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू R का वैल्यू है 5.3 इंटू 10⁻⁻11, 5.3 इंटू 10⁻⁻11 टोटल डिवाइडेड बाय 2। तो सिंप्लीफाई कर लें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना हमें, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसका 16 का टेबल हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो 16 3 48 कैरी 4 एंड 16 5 80, so 84। सो डेसिमल एट टू प्लेसेस, 8.48 इंटू 10 का पावर देखें तो यहाँ -19 और ये -11, -19 और -11 30 हो गया, 30 -6, ये -30 +6, -30 +6 विल बी -24, तो 10⁻⁻24 ये आ जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक मोमेंट मिल गया, या सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट बोल लें या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोल लें, दोनों चलता है। यही मैग्नेटिक मोमेंट ही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी होता है। तो वी हैव टू रिमेंबर। ओके, तो मैग्नेटिक मोमेंट हमने निकाल लिया। दूसरा क्या निकालना है? एंगुलर मोमेंटम। दूसरा क्या निकालना है? सेकेंड इज टू बी फाइंड आउट, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमारा है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज mvr, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम दैट इज L इज इक्वल्स टू mvr। तो हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंड v वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमें दिया हुआ है कितना है 2 इंटू 10⁻6, 2 इंटू 10⁻6 एंड r का वैल्यू, रेडियस दैट इज 5.1 इंटू सॉरी 5.3 है, 5.3 इंटू 10⁻⁻11। तो ओवरऑल हम तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमें वैल्यू मिल जाएगा। सो जस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑल, दैट इज ये वापस -31 और ये -11 बिकम -42, -42 + 6,
तो ठीक है, मैं आंसर डायरेक्टली लिख देता हूँ कि इट विल बी 9.65 इंटू 10⁻⁻35। 9.65 इंटू 10⁻⁻35। अच्छा, यूनिट इसका जो भी है न्यूटन मीटर सेकेंड, न्यूटन मीटर सेकेंड, या इसके और भी यूनिट्स हो सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम इज L इज इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा। तो कई यूनिट्स हैं, यहाँ से भी हम यूनिट लिख सकते हैं। या MVR है तो मास का किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड एंड R का मीटर, तो एक और यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हम ये भी यूनिट लिख सकते हैं, यहाँ इंस्टेड ऑफ न्यूटन मीटर लिखने की जगह किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आल्सो वी कैन राइट। सो वी गेट द आंसर फॉर दिस सम आल्सो। तो अगले सम पे चले हम लोग। अगला सम क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज द अ पैरामैग्नेटिक गैस हैज 2 into 10⁻26 एटम्स पर मीटर। पर मीटर, पर मीटर दिया है हमें, ये एक्चुअली एटम्स पर मीटर है, ठीक है। ओके, देखते हैं, मुझे थोड़ा सा डाउट है, ये पर मीटर क्यूब होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए, विद एटॉमिक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जिसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी स्मॉल m से, एज आई सेड। तो ये दिया हमें 1.5 इंटू 10⁻⁻23। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दैट इज स्मॉल m, या हम कभी कभी कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बीच में मैंने बोला था कि मैं यूजुअली कैपिटल M लिखता हूं, बट ठीक है, यहाँ पे M फॉर एटम लिख दिया है। तो ये कितना है? 1.5 इंटू 10⁻23 एम्पियर मीटर स्क्वायर इंच। और ओके, ये हमें क्या दिया है? एटॉमिक डेंसिटी दिया है एविल से, कि एटॉमिक डेंसिटी दिया है इतने एटम्स पर मीटर क्यूब। ये क्यूब होना चाहिए, मीटर क्यूब ही होना चाहिए कंपल्सरली। ओके, तो ये भी हमें दिया है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को मैंने लिखा है मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। और आगे पढ़ लेते क्वेश्चन। द गैस इज एट 27 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, जिसको हमने कैल्विन में कन्वर्ट कर लेना है। 27 को कैल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? वी विल ऐड 273। तो 273 प्लस 27 कितना आ गया? ये 300 कैल्विन आ गया। तो फाइंड द मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी निकालना है। एंड इफ द गैस इज इन दिस प्रॉब्लम इज केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 3 टेस्ला, फिर एक मैग्नेटिक फील्ड दिया है 3 टेस्ला का, इज इट पॉसिबल टू अचीव द सैचुरेशन ऑफ मैग्नेटाइजेशन? वाई, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो यहां मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला लिख के रखा हुआ है कि मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन, जो हमें पहला पार्ट निकालना है, मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी इज व्हाट? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच एटम। तो मैग्नेटिक मोमेंट हमें दिया हुआ है हर एक एटम का, दैट इज 1.5 इंटू 10⁻⁻23, और नंबर डेंसिटी भी दिया हुआ है, दैट इज 2 इंटू 10⁻26। तो हम सीधा सीधा, नंबर डेंसिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसीलिए यहाँ पे मैंने बोला कि ये मीटर क्यूब होना चाहिए। तो यही हमारा नंबर डेंसिटी हो गया। नंबर डेंसिटी दिया है 2 इंटू 10⁻26 एटम्स पर मीटर क्यूब इंटू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच एटम, इट इज गिवन 1.5 इंटू 10⁻⁻23। हम दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन 1.5 इंटू 2 बिकम 3 इंटू 10 का पावर 23, 26 माइनस 23, दैट विल बी 3। तो 3 इंटू 10⁻3। तो mz हमें क्या मिल गया? 3 इंटू 10⁻3 एम्पियर मीटर पर मीटर। अब आगे हमें बी पार्ट में बोला है कि इफ द गैस इन दिस प्रॉब्लम इज केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3 टेस्ला,
इज इट पॉसिबल टू अचीव द सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन? अगर टेम्परेचर भी हमें दिया हुआ है तो सेकेंड पार्ट के लिए मैक्सिमम ओरिएंटेशन एनर्जी पर एटम दैट इज गिवन बाय द फार्मूला वर्क डन ड्यूरिंग रोटेटिंग दैट वन, मतलब उसको रोटेट करने के लिए कितना वर्क डन लगेगा, तो दैट इज माइनस एम बी कॉस 180, क्योंकि जहां से स्टार्ट हुआ वापस 180 डिग्री तक रोटेट किया तो वर्क डन हमें मैक्सिमम मिलता है, एंड वर्क डन इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इट बिकम्स कॉस 180 और इसका वैल्यू एम बी हो गया। तो एम हमें ऑलरेडी दिया है 1.5, m 1.5 इंटू 10⁻⁻23 इंटू बी दिया है 3 टेस्ला। बी कितना दिया है? 3 टेस्ला। हमने यहाँ लिखा नहीं है, मैं यहाँ पे बी लिख देता हूँ कि गिवन में ही बी हमें दिया है 3 टेस्ला। ओके, सो दिस बिकम 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 3, ये एनर्जी है तो इसका यूनिट क्या रहेगा? जूल। लेकिन हम लोग आगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कन्वर्ट करना चाहें इसको, तो हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। तो हम इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁹ से डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया दिस टर्म डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁹, फिर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया। तो इसका ओवरऑल वैल्यू क्या आएगा? ये आ गया 4.3 इंटू 1.5 दैट इज 4.5 अपॉन 1.6, तो 16 3 48 होता है, तो नियरली 3, तो इट इज 2.8 इंटू 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया ये। अभी ड्यू टू टेम्परेचर ये मैक्सिमम ओरिएंटेशन एनर्जी पर एटम हमें मिल गया। अभी दूसरा पार्ट है इसका कि जब थर्मल एनर्जी एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस विच बिकम 300 केल्विन, इस टेम्परेचर पे टोटल एनर्जी क्या होगी? एवरेज थर्मल एनर्जी। तो एवरेज थर्मल एनर्जी ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि फॉर द मोनोएटॉमिक गैस इट इज 3/2 kb इंटू टी। kb इज द बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, एंड बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट का वैल्यू हमें दिया है, कितना है? 1.38 इंटू 10⁻⁻23, ये बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट का वैल्यू है, एंड टेम्परेचर इज 300, तो 3/2 का वैल्यू 1.5, एनीवे जस्ट विल राइट। ये आया टर्म हमारा जूल में। वापस से यहां हमने निकाला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इस टर्म को भी हम जो जूल में है उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू डिवाइड इट बाय 1.6 इंटू 10⁻⁹, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। और जब हम इसका पूरा डिवीजन करेंगे प्रॉपरली तो हमें मिलेगा 3.9 इंटू 10⁻² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये एनर्जी ज्यादा है, ये एनर्जी ज्यादा है, 3.9 इंटू 10⁻² है, और ये 2.8 इंटू 10⁻⁴ है। तो ये एनर्जी हाँ, ये एनर्जी ज्यादा है, थर्मल एक्साइटेशन ज्यादा होगा। तो हमें पूछा क्या है लास्टली? इज इट पॉसिबल टू अचीव द सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन? नो। नो क्यों? फिर से वही चीज है कि थर्मल एक्साइटेशन में एनर्जी कम लग रहा है, और यहाँ ज्यादा लग रहा है थर्मल एक्साइटेशन के लिए, और यहाँ जो एनर्जी आया है ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, तो नो थर्मल एक्साइटेशन विल बी देयर। तो यहां हमें आंसर में क्या लिख देना है? नो, राइट। तो सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन अचीव करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि थर्मल एक्साइटेशन का एनर्जी जो है, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हाट? मैक्सिमम ओरिएंटेशन एनर्जी पर एटम। तो ये पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके। अभी अगले सम पे चलें, तो अगला सम है क्वेश्चन नंबर 8। अ मैग्नेटिक निडल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हैज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, वापस मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दोनों एक ही टर्म है, ये मैं बार बार बोलता आ रहा हूं, और इसको हम कहीं स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कैपिटल एम से, डिपेंड ऑन द टेक्स्ट बुक।
और मैंने भी कहीं कहीं कैपिटल एम में लिखा है, कहीं स्मॉल एम में लिखा है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमारा क्या हो गया, 2 इंटू 10⁻⁻2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। आगे दिया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो दिया है 7.2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज गिवन एज 7.2 इंटू 10⁻⁷ किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इट परफॉर्म्स 10 कंप्लीट ऑसिलेशन इन 6 सेकेंड। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, 10 कंप्लीट ऑसिलेशन इन 6 सेकेंड। तो एक ऑसिलेशन के लिए जितना टाइम लगेगा दैट विल बी कॉल्ड एज टाइम पीरियड। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन number of oscillations completed in 1 second is called frequency। और यहाँ 10 कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए 6 सेकेंड लगता है, तो एक ऑसिलेशन के लिए कितना लगेगा, 6/10 सेकेंड, एंड दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो 10 ऑसिलेशन के लिए 6 सेकेंड है, तो एक ऑसिलेशन के लिए कितना हुआ, 6/10 सेकेंड, दैट इज 0.6 सेकेंड। तो ये टाइम पीरियड मिल गया। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी निकालना है, और हमें फॉर्मूला पता है कि T इज इक्वल टू टाइम पीरियड इज 2π√I/mb। सारे टर्म्स पता है, तो जस्ट वी विल राइट ऑल द वैल्यूज। हम इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो टाइम पीरियड इज 0.6 इज इक्वल्स टू 2π√I का वैल्यू 7.2 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन m का वैल्यू, m मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 2 इंटू 10⁻2 इंटू b इज टू बी फाइंड आउट। तो आपके ऊपर है, आप चाहिए तो पहले से ही फार्मूले को दोनों साइड का स्क्वायर करके और फिर b सेपरेट करके फिर बाद में वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। मैंने वैल्यू सब्सटीट्यूट करके स्क्वायर करना ज्यादा बेटर समझा। तो अभी स्क्वायर कर लूं मैं दोनों साइड का, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो 0.6 का स्क्वायर कितना होगा, 0.6 का इट विल बी 0.36 इज इक्वल्स टू 4π² इंटू 7.2 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 2 इंटू 10⁻2 इंटू बी। और ये b हमें चाहिए, तो बाकी के टर्म्स एक साइड कर लें, तो b विल बी अब b हम इधर लेके आ गए इधर, और 0.36 नीचे आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 4π², अच्छा पाई का भी वैल्यू 3.14 डाल देता हूँ, 3.14 का होल स्क्वायर इंटू 7.2 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 2 इंटू 10⁻2 इंटू 0.36। ये 0.36 यहाँ वाला, ये वाला इधर आ गया और b इधर चला आया। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ से कैलकुलेशन करना चाहें तो भी कैलकुलेशन तो बड़ा आसान है। वी कैन राइट 2 1s are 2, 2 2s are 4 and 0.36 1s are, एंड ये इसका 20 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि ये 0.36 था, 0.36 था, पॉइंट यहाँ पे दिखा दूं, हाँ, तो ये 20 टाइम्स आ गया। अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3.14 का होल स्क्वायर इंटू 20 इंटू 10 का पावर देख लें, सॉरी 10 का पावर देख लें, तो ये 10⁻⁻2 है और ऊपर -7 है, तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -7 + 2 10⁻⁻5, तो यहाँ 10⁻⁻5 आ गया। ओवरऑल सब कुछ खत्म हो गया, मल्टीप्लाई कर लें तो 40 इंटू 3.14 का होल स्क्वायर, ये करना पड़ेगा आप लोगों को, इंटू 10⁻⁻5। तो ओवरऑल आप मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना, दैट जस्ट आई एम राइटिंग द आंसर फ्रॉम टेक्स्ट बुक, दैट इज 39.48 इंटू
10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴। और टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर, अपनी मर्जी, हम दोनों में से जो भी यूनिट लिखना चाहें, हम चाहे टेस्ला लिख दें या वेबर पर मीटर स्क्वायर, दोनों यूनिट सेम है। सॉरी, एज आई सेड कि दोनों यूनिट सेम है, तो हम चाहे वेबर पर मीटर स्क्वायर निकालें या टेस्ला निकालें, दोनों सेम है। तो अगले सम पे चलते हैं। अगले सम पे चलने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो अगला सम है क्वेश्चन नंबर 9। A salt bar magnet is placed in an external magnetic field of 700 Gauss। ये गॉस में यूनिट दिया है, क्योंकि अभी हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ गॉस दिया है, तो वन गॉस जो होता है वन गॉस इज 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो हमें क्या दिया, 1 गॉस इज 10⁻⁻⁴ टेस्ला। आप लोग को याद रखना है 1 गॉस इज 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो यहाँ 700 गॉस दिया है, तो मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज 700 गॉस। तो मैग्नेटिक फील्ड को हमने बी से रिप्रेजेंट किया और 700 गॉस लिखा, 700 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला हो गया। ये हमने एज इट इज रहने दिया। आगे दिया है कि व्हेन इट्स एक्सिस मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, थीटा हमें दिया है 30 डिग्री। अच्छा, कहां से कहां, विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा 1 कितना था, 0, थीटा 2 हमने कितना लिया, 30। इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ, और हमें दिया है टॉर्क, टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं और टाउ हमें दिया है 0.014, टॉर्क टाउ 0.014 न्यूटन पर मीटर। फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट एंड वर्क डन। दो चीजें निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट मतलब हमें निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट मीन्स स्मॉल एम या कैपिटल एम, जिसे भी हम रिप्रेजेंट कर दें, और दूसरा निकालना है वर्क डन ड्यूरिंग रोटेटिंग दिस वन। तो दो चीजें हैं। तो पहला पार्ट हम लोग टॉर्क के लिए अप्लाई करें, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए। तो फर्स्ट पार्ट वी विल राइट फॉर मैग्नेटिक मोमेंट। तो वी कैन राइट सिंस टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। तो ये हमने पढ़ा है और थीटा हमें यहाँ यूज करना है 30 डिग्री। तो टॉर्क टाउ विल बी, अच्छा टॉर्क का वैल्यू तो दिया है, तो टाउ के जगह हम लोग डाल दें 0.014 इज इक्वल्स टू एम फाइंड आउट करना है। बी का वैल्यू है 700 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू साइन 30, और साइन 30 इज 1/2। साइन 30 कितना होता है, 1/2। सो आई कैन राइट इट एज, इसको 0.014 अभी एज इट इज रहने देता हूं, इज इक्वल्स टू एम इंटू, इस टर्म को देख लें, 700 इंटू 10⁻⁻⁴ करेंगे तो इट कैन बी रिटन एज 7 इंटू 10⁻⁻2, 7 इंटू 10⁻⁻2 इंटू साइन 30 इज 1/2। 7 ये कितना हो गया, 1/2, राइट। तो अभी इस टर्म को 7 इंटू 10⁻⁻2 इज 7/100 विच इज 0.07 लिख लेते हैं, बेटर रहेगा। तो वी विल गेट 0.014 इज इक्वल्स टू एम इंटू 0.07 इंटू 1/2, तो 0.07 1 और ये इसका ट्वाइस हो गया, राइट, ट्वाइस हो गया, सॉरी 0.07, ओके थोड़ा गड़बड़ कर रहा हूँ, 0.07 इंटू 2 करेंगे, हाँ,
तो ये हमारा 0.2 आएगा, 0.2। सो अब ये 2 को मैं इधर लेके चला जाता हूं तो 0.4 आ जाएगा। तो m का वैल्यू हमें क्या मिल गया, m मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज 0.4 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मिल गया हमें, या यस 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर आई एम टॉकिंग, बट आई एम राइटिंग एम्पियर पर मीटर स्क्वायर विच इज नॉट फिजिबल। एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला टर्म है, अगला क्या निकालना है, वर्क डन। जब ये कहां से कहां रोटेट करे, 0 to 30, तो वर्क डन के लिए हमें फॉर्मूला पता है, W इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो आई कैन राइट फॉर द सेकेंड पार्ट, सिंस W इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, और थीटा 1 हमें पता है 0 है, और थीटा 2 कितना लेना है, 30 लेना है। तो इसमें सारे वैल्यूज हम डाल दें, तो m का वैल्यू है 0.4 जो अभी हमने कैलकुलेट किया, और b मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया है। मैग्नेटिक फील्ड अब मैं 700 इंटू 10⁻⁻7 के जगह क्या लिख दूं, 700 इंटू 10⁻⁻4 के जगह मैं इसको 7 इंटू 10⁻⁻2 कर लेता हूं। तो 7 इंटू 10⁻⁻2, 7 इंटू 10⁻⁻2 -2 इंटू कॉस थीटा 1 इज 0, थीटा 1 इज 0, दैट इज कॉस 0, माइनस कॉस 30, थीटा 2 इज 30, तो कॉस 30 इज हाफ, कॉस 30 सॉरी कॉस 30 कितना होता है, √3/2। तो ये आ जाएगा हमारा 2.8 इंटू 10⁻⁻2, cos 0 is 1 and cos 30 is, cos 30 का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, cos 30 is √3/2, √3/2, ठीक है। तो √3 का वैल्यू 1.732 हम लोग कर लेते हैं, 2.8 इंटू 10⁻⁻2, और ये √3/2 का वैल्यू, √3/2 का वैल्यू, √3 का वैल्यू 1.732 अपॉन 2, तो ये 0.866, 0.866। तो यहाँ मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 1 माइनस 0.866। सो ओवरऑल 2.8 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 1 में से जब हम ये 0.866 माइनस करेंगे तो 1.000 माइनस, सॉरी 1.000 माइनस 0.866, तो ये आ गया 4, और 10 - 6 4, 9 - 6 3, और 9 - 8 इज 1, 0.134। तो ये टर्म आ गया 0.134, राइट। तो ओवरऑल जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन हमें मिल जाएगा, एंड दैट वर्क डन विल बी, वैसे देख लें आंसर अप्रोक्सीमेटली सही आएगा, 1 इंटू 2.8 करेंगे तो 2.8 के ही आसपास आएगा, नहीं 1 इंटू 1, ये 14 हो जाएगा ना, 14 इंटू 14 3 ज़ा 40, यस नियरली हमें मिल जाएगा। इसका आंसर आएगा 0.056, ओवरऑल 0.056 आएगा आंसर, 0.056 जूल। ये हमें वर्क डन मिलेगा। टेक्स्ट बुक का आंसर इसका रॉन्ग है, ये ओवरऑल मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म आएगा, राइट 0.056। अभी अगले सम पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। A magnetic needle is suspended freely so as it can rotate freely in the magnetic meridian. In order to keep it in the horizontal position, the weight of 0.2 gram, weight दिया है 0.2 gram, is kept at the one end of the needle if the pole strength
पोल स्ट्रेंथ जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी ये प्रॉपर आया, इसीलिए मैं बोल रहा था कि कंफ्यूजन है। पोल स्ट्रेंथ को हम कभी कभी qm से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, बट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को भी हम कहीं कहीं स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बहुत कंफ्यूजिंग है ये, तो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। तो हमें पोल स्ट्रेंथ दिया है 20 एम्पियर मीटर, 20 एम्पियर मीटर, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, और जी का वैल्यू हमें दिया है। तो वेट क्या होता है, यहाँ मास दिया है, वेट वेट एक और चीज, वेट जो है वो ग्राम में नहीं होता, वेट जो है वो न्यूटन में होता है, तो ग्राम में नहीं होता। तो इस वेट को हम लोग लिखेंगे mg। नाउ मास इज 0.2 ग्राम, 0.2 ग्राम है, जिसको हम 0.2 इंटू 10⁻³ kg लिख देंगे, तो ये kg हो गया। और g जो mg का g है वो g 9.8 है, तो ओवरऑल वेट हमें मिल जाएगा w इज इक्वल्स टू 1.96 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अब हम निकालेंगे टॉर्क ऑन द निडल, निडल पे जो टॉर्क एक्ट होगा, तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ एक एंड पे फोर्स लग रहा है, तो ये लेंथ विल बी कंसिडर्ड एज डिस्टेंस, और फोर्स यहाँ पे एफ है, तो टॉर्क टाउ 1 विल बी एल इंटू एफ। तो एल इंटू एफ इज एम जी, एम जी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, तो टॉर्क टाउ 1 हमारा हो गया एल इंटू 1.96 इंटू 10⁻³ ये पार्ट आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि टॉर्क जब हम किसी बॉडी पे अप्लाई करते हैं, अगर सपोज ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो यहाँ पे हमने जो फोर्स अप्लाई किया, ऐसे ऐसे आई विल से, तो फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो टॉर्क इज आर क्रॉस एफ। तो यहाँ पे आर के जगह एल दिया है, लेंथ दिया है, तो ये पार्ट हो गया। नाउ सेकेंड, दूसरा एक रेस्टोरिंग टॉर्क एक्ट होगा, क्योंकि मैग्नेटिक निडल किसके साथ कनेक्टेड है, मैग्नेटिक निडल जो है वो कनेक्टेड है किसके साथ, वापस उसको ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो रेस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, रेस्टोरिंग टॉर्क दैट इज एम बी। ये भी हमने पढ़ा एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा रेस्टोरिंग टॉर्क। रेस्टोरिंग टॉर्क ऐसे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, बट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, उसका जो फार्मूला हमने डिराइव किया हुआ है या पढ़ा हुआ है 11th स्टैंडर्ड में, वो है टाउ इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा, बट अगर थीटा 90 हो तो एम बी होगा, तो यहाँ पे हमने उसको रेस्टोरिंग टॉर्क बोला है, वो है एम बी। तो कैपिटल एम क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और ये होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू डायपोल लेंथ, पोल स्ट्रेंथ इनटू डायपोल लेंथ, तो पोल स्ट्रेंथ एम है, डायपोल लेंथ 2l है, और ये बी है। तो एम हमें दिया है, मैग्नेटिक डायपोल सॉरी डायपोल मोमेंट, सिर्फ मैग्नेटिक डायपोल, ये पोल स्ट्रेंथ दिया है, सॉरी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो कैपिटल एम होता है, पोल स्ट्रेंथ दिया है 20, तो 20 इंटू 2l इंटू बी। तो एट इक्विलिब्रियम जो टॉर्क ऑन निडल होगा दैट विल बी इक्वल्स टू रेस्टोरिंग टॉर्क, टॉर्क एट द निडल इज इक्वल्स टू रेस्टोरिंग टॉर्क। तो हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेंगे, और जो हमें फाइंड आउट करना है दैट वी कैन गेट। तो टॉर्क ऑन निडल इक्वेशन 1 में L इंटू 1.96, मैं यहाँ लिख देता हूँ, L इंटू 1.96 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू टाउ, रेस्टोरिंग वाला क्या है, ये रेस्टोरिंग वाला है, रेस्टोरिंग का टाउ 2 दैट इज 20 इंटू 2l, 20 इंटू 2l इंटू बी। तो ओवरऑल हमें निकालना क्या है, हमें बी निकालना है, तो एल एल का टर्म भी कैंसिल हो गया, एल एल का टर्म कैंसिल हो गया, हमें चाहिए बी, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, बी विल बी, देयरफॉर बी विल बी 1.96 इंटू 10⁻³ अपॉन, ये दोनों को मैं एक साथ कर देता हूँ, 2 इंटू 20, 2 इंटू 20 इस साइड जाएगा तो 40 हो जाएगा, 40 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं
40 लिख दूंगा, तो ये 40 हो गया। ठीक है, अभी इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो b का वैल्यू, ऐसे 4 का टेबल तो हमें आता है, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 3 19, 36, 4 9 जा यस 36 इंटू 10 का पावर देखना पड़ेगा हमें, तो 10 रेज टू -4 आएगा, जो कि 10 रेज टू -5 हो जाएगा, इंटू 10 रेज टू -5 टेस्ला। तो ये हमारा ओवरऑल, अच्छा टेस्ला के जगह हम यूनिट में वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड का 2 यूनिट हो सकता है, टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। अभी चलते हैं अगले सम पे। तो अगला सम है द ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल psi at 20 डिग्री सेल्सियस, ओके 27 डिग्री सेल्सियस, at what temperature its susceptibility will be psi by 3। तो हमें दो ससेप्टिबिलिटी दिया है, एक दिया है 27 डिग्री सेल्सियस पे और दूसरा बोला है कि psi by 3 कितना होगा। तो at 27 डिग्री हमें दो चीजें दिया है, हम इसको एज्यूम कर लेते कि psi 1 जो है वो psi है और psi 2 हमें निकालना है, नहीं psi 2 हमें दिया है psi by 3। तो T1 हमें दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लेना है, 27 इंटू प्लस 273 दैट इज 300 केल्विन, और T2 हमें फाइंड आउट करना है। साई 1 को हमने साई ले लिया और साई 2 को साई बाई 3। ठीक है, तो हमें अब ये मैंने थोड़ा फार्मूला लिखा हुआ है, नहीं तो डायरेक्टली हम लोग लिख लेते थे। ठीक है, एनीवे हमें पता है ये साई इज इक्वल्स टू सी, सी इज द क्यूरी कांस्टेंट, सी इंटू म्यू नॉट बाई टी, तो ये कांस्टेंट है, एंड म्यू नॉट का भी वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है, तो ये भी कांस्टेंट है। तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, तो आई हैव रिटन साई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया तो हम यहाँ पे दो दो केसेस लिख सकते हैं, साई 1 विल बी k अपॉन T1 एंड साई 2 विल बी k बाई T2। तो हम दोनों को डिवाइड कर लें, दोनों को डिवाइड कर लें इसको इससे, तो साई 1 बाई साई 2 विल बी k कैंसिल हो जाएगा, T2 बाई T1, T2 बाई T1। अब इसी में सारे वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट कर लें, हमें जो चाहिए मिल जाएगा। तो साई 1 हमारा साई है और साई 2 जो है साई बाई 3 है, इज इक्वल्स टू T2 हमें फाइंड आउट करना है और T1 300 है। सो ओवरऑल ये साई कैंसिल हो गया, दिस एंड दिस टर्म गेट कैंसिल, ये 3 आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इज इक्वल्स टू T2 बाई 300। तो T2 हमें कितना मिल गया, T2 becomes 300 into 3 that is 900 केल्विन आया, 900 केल्विन T2 का वैल्यू, T2 का वैल्यू क्या आया 900 केल्विन, के प्रॉपरली लिख दूं 900 केल्विन। अब ये केल्विन में अगर टेम्परेचर चाहिए तो 900 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो -273, सो T2 also can be written as 900 -273 डिग्री सेल्सियस। तो 900 में से 273 माइनस करेंगे तो 627 आ जाएगा, तो इट विल बी 627 डिग्री सेल्सियस। तो हम दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं, चाहे डिग्री सेल्सियस में या फिर केल्विन में, इट डिपेंड ऑन अस, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो आई हैव कंप्लीटेड ऑल द सम्स, इस टॉपिक के सारे सम्स हमने सॉल्व कर दिए मैग्नेटिक मटेरियल के। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।